अब आता है उदारवादी नारीवाद क्या है। उदारवादी नारीवाद, उदारवादी नारीवाद का मतलब क्या है? नारीवाद की वह शाखा है जो महिलाओं के लिए समान कानूनी अधिकारों और शिक्षा अवसरों की वकालत करती है, बताती है, उसके लिए आवाज उठाती है। इसका मानना है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानताएं मुख्य सामाजिक कानूनी बाधाओं के कारण है, जिन्हें सुधार कर समानता अधिक हासिल की जा सकती है। ओके। अब आता है संवैधानिक सुरक्षा, शिक्षा का प्रसार, कार्यस्थल में समानता, यानी ये सारी चीज मांग है एक तरह से कही जाए तो उदारवादी नारीवाद में ये सारी चीजें एक मांग है कि ताकि दोनों को समान किया जा सके। भारत में ये भी इस विचारधारा के महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, संपत्ति अधिकार, कार्य क्षेत्रों में समानता के लिए कानूनी बदलावों को प्रेरित किया है। हालांकि उदारवादी नारीवाद की आलोचना ये भी होती है कि सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ों को पूरी तरह चुनौती नहीं देता, बल्कि मुख्य रूप से संरचनात्मक बदलावों पर केंद्रित करता है। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, महिलाओं के 3 किस्म के बोझ पर एक नोट लिखा है। 3 किस्म का बोझ क्या है? पहला तो उत्पादन परक बोझ, प्रोडक्टिव बर्डन। ये बोझ जो महिलाओं और औपचारिक अनौपचारिक कार्य क्षेत्र में काम करने का होता है, जैसे खेती, उद्योग, घरेलू काम या सेवा क्षेत्र। इस श्रम के माध्यम से वे परिवार की आर्थिक जरूरतें पूरी करती हैं। ठीक है। उत्पादक यानी कि उत्पादन परक बोझ है ना, प्रोडक्टिव यानी कि सारी चीजें करना जिससे कि वो घर को चला सके, है ना। ये आज के टाइम की बात है, तो ताकि क्योंकि आज के टाइम पे नॉर्मली देखो तो महिला पुरुष दोनों में मतलब दोनों ही जॉब करते हैं, है ना, ताकि फैमिली को अच्छे से चला पाए, अपने बच्चों का ध्यान रख पाए, पालन पोषण कर पाए। तो पहला बोझ, ठीक है, पहला बर्डन प्रजनन बोझ। लाइक प्रजनन बोझ क्या है? इसमें बच्चे पैदा करना, ठीक है, पालन पोषण करना, घर की देखभाल करना, यानी कि जॉब करना ही है बट साथ में ये भी करती हैं वो। ठीक है। अब आता है सामाजिक बोझ। महिलाएं अक्सर समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारियों को भी निभाती हैं, जैसे कि परंपरा को निभाना, त्योहार मनाना, समाज सेवा, तो ये सारी चीजें, है ना। पहला क्या है? पहला प्रोडक्टिव बर्डन क्या है? जॉब वगैरह करना जहां से घर को चला सके। सेकंड क्या है? रिप्रोडक्टिव वर्क, जिसमें कि फैमिली के बारे में बात आती है, फैमिली को संभालना, सारी चीजें करना, है ना। और थर्ड आता है सामाजिक, यानी कि तीनों ही उनको करना पड़ता है कहीं ना कहीं, तीनों में ही उनकी मेन भागीदारी होती है, मेन भूमिका होती है। अब 9th क्वेश्चन है, जेंडर की सामाजिक रचना पर एक नोट। जेंडर की सामाजिक रचना क्या है? कि इसका तात्पर्य है कि प्रक्रिया में जिसके द्वारा समाज महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव और भूमिकाएं तय करता है। ये जैविक लिंग यानी सेक्स से अलग एक सामाजिक अवधारणा है, जिसे समाज की मान्यताएं प्राप्त हैं, मान्यताएं, परंपराएं, भाषा और संस्कृति प्रथाएं बनाती हैं। जेंडर की सामाजिक रचना में ये तय करता है कि किसे मर्द और किसे औरत माना जाएगा, और उन्हें व्यवहार आधारित जिम्मेदारियां क्या होंगी उनकी। यानी कि इसका मतलब क्या है? जेंडर सामाजिक रचना पर क्या है कि दो मेनली जो है दो जेंडर है, एक तो महिला है, एक पुरुष है, मेल फीमेल है, और ये सारी चीजें दोनों डिसाइड किसके द्वारा की गई है? ये समाज ने डिसाइड किया। समाज ने मीन्स कि जो हमारे स्टार्टिंग से पीढ़ी चली आ रही है, ठीक है, तो तब से ही ये चीजें डिसाइड की गई है। जो उस समय पे लोगों ने डिसाइड किया वो चीजें आज तक चली आ रही है ना। अदरवाइज हमें नहीं पता था कि पुरुष कैसा दिखेगा और महिला कैसे दिखेगी, है। हमें नहीं पता था कि उनके हॉर्मोन्स अलग हैं या इनके हॉर्मोन्स अलग हैं। ये सारी चीजें बताई गई है। अगर साइंस ही नहीं आता तो इतना ज्यादा डिफरेंशिएट होता नहीं, है ना। और मे बिकॉज ये सिंपल सी बात क्या है कि ये चीज जो है हमें स्टार्टिंग से मिली हुई है ना। हमारे दादा ने हमें बताया कि भैया ये, जो हमारे पापा ने हमें बताया कि मैं तुम्हारे पापा हूँ, या मम्मी ने बताया कि तुम्हारे पापा है, तभी हमें पता है। अदरवाइज अगर नहीं बताया होता तो हमें थोड़ा पता था कि कौन कौन है नहीं है। ठीक है। तो इस वजह सेम चीजें यहाँ पर भी
कि जो जेंडर यानी कि जेंडर के जो चीजें बताई गई हैं वो स्टार्टिंग से बताई गई हैं, उसके उसी के साथ साथ फिर उनके काम को भी मतलब वो डिसाइड कर दिया गया है कि महिलाएं ये चीजें करेंगी या उनके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। पुरुष है तो पुरुष के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। खेलकूद में भी बहुत सारी चीजें डिसाइड करी गई है ना, कि महिलाएं हैं तो महिलाओं को बेसिकली मोस्टली गुड़िया मिलता है, ठीक है, गुड़िया से खेलने को मिलता है। घर के जो कि नॉर्मली वैसे वाले बर्तन टाइप के जो खिलौने होते हैं, ठीक है, टॉयज होते हैं, उनसे खेलने को मिलता है। अगर कोई लड़का है तो उसको गाड़ी मिलता है, बंदूकें मिलती हैं, इस टाइप से चीजें होती हैं। और आता है अब फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन। भाषा के प्रयोग में जेंडर संबंधी भिन्नताएं और अपने विवेक से स्पष्ट कीजिए। okay? भाषा के प्रयोग में जेंडर संबंधी भिन्नताएं से साथ क्या मतलब है कि पुरुष और महिलाओं का प्रयोग अलग अलग ढंग से करती हैं। जैसे समाज और संस्कृति संदर्भों पर अगर देखा जाए तो ये क्या भिन्नता है, बातचीत और तरीके शारीरिक अभिव्यक्तियों में प्रकट करती है, यानी कि दोनों की बातचीत करने का ढंग अलग होता है ना। महिलाओं का ढंग अलग होता है बात करने का, पुरुष का ढंग अलग होता है। नॉर्मली मान लो कि अगर हम अगर पेन से बात करते हैं, ठीक है, तो अगर आप लड़कों को देखो तो लड़के अलग अलग मतलब उनका फ्लो अलग होता है बात करने का, है ना। अगर मैं अपने पापा से कुछ बोलूंगा तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा पापा मुझे ये चाहिए, ठीक है। अब जो भी है जैसे आप बात करते हो घर में, ठीक है, वही चीज अगर आपकी बहन है या फिर महिला है, अगर वो अपने पापा से बात करेंगे तो अपने ढंग से बात करेंगी, है ना। यानी कि दोनों का फ्लो अलग होगा, इतना पक्का है। तो उदाहरण के लिए संस्कृतियों में महिलाओं की भाषा नम्र और सौम्य और सहमतिपूर्ण होती है, यानी कि जो कि महिलाओं को कैसा माना जाता है कि उनकी जो भाषा होंगी वो नम्र होंगी, है ना, कोमल होंगी, सौम्य और सहमतिपूर्ण, यानी कि वो मतलब सहायता करेंगी। जबकि पुरुषों की भाषा आदेशात्मक और ये प्रतिस्पर्धात्मक और निर्णायक होती है, यानी ऐसा माना जाता है कि पहले के अकॉर्डिंग है चीजें, जिसमें कि महिलाओं को बहुत कोमल और हर चीज में सहमति देना मतलब उस वैसा माना जाता है, और जो पुरुष है उनको माना जाता है कि सिर्फ आदेश देंगे या निर्णय लेंगे, इस टाइप से चीजें। अब सिंपल सा एग्जाम्पल लें तो देखें तो नॉर्मली हाँ यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो इसके अलावा कुछ भाषाओं में लिंग आधारित सर्वनाम क्रियाएं और संबोधन होते हैं जो जेंडर भेद को भाषा में दर्शाते हैं। जैसे हिंदी में वह का प्रयोग पुरुष और महिला दोनों के लिए होता है, ठीक है, वह प्रयोग दोनों के लिए होता है। परंतु कुछ शब्दों में जैसे भैया बहन स्पष्ट लिंग निर्धारित होती है, यानी कि सिंपल। तो ये दोनों क्या है कि कुछ कुछ चीजें होती हैं जो नॉर्मली डिसाइडेड होती हैं कि हम इन्हीं को बोल सकते हैं। अब भाभी है, अब नॉर्मली मान लो अगर आप भाभी बोलते हो, ऐसा तो नहीं आप भैया को भाभी बोल दोगे या किसी लड़के को भाभी बोल दोगे, नहीं, भाभी सिर्फ महिलाओं को ही बोलोगे, महिलाओं में जो आपकी भाभी हैं उनको ही बोलोगे, भैया को नहीं बोल सकते। बट और वही चीज बहन की बात रही, ऐसा तो नहीं आप माँ को बहन बोलोगे, सॉरी मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपने भाई को ही बहन बहन करोगे, है ना, नहीं, बहन मीन्स बहन, यानी महिलाओं के लिए यूज है। अब भैया, अब महिलाएं हैं, अब जरूरी थोड़ा ना है कि अपनी बहन को बोलेंगे और भैया कैसा है, ऐसा नहीं बोल सकती वो, है ना। तो यानी कि कुछ चीजें हैं जो फिक्स रहती हैं, है ना, उसे हम चीज नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये हमारा असाइनमेंट रिवीजन कोर्स कंप्लीट हुआ, है ना। ये हमारी बेसिकली हमारी लास्ट वीडियो थी इस चैप्टर की, ठीक है। और अगर आपको अच्छे से समझना हो, इसके नोट्स चाहिए आपको, सारी चीजें समरी, तो आपको इसका फर्स्ट वीडियो जरूर देखना चाहिए, उसमें आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी।